दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, कहानी पूरी जरूर सुने। दोस्तों, भोर होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे। नित्यकर्म के पश्चात बुलाकी ने घोड़ों को दाना पानी खिलाया। गंगाराम ने भोजन तैयार किया और खा पी कर फिर से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रही। शाम के समय एक अन्य बड़े नगर के समीप पहुंचकर दोनों ने एक उपवन में डेरा डाल दिया। गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बुलाकी को कुछ पैसे थमाए और उससे बाजार जाकर भोजन सामग्री और घोड़ों के लिए चारा और रातिब खरीद कर लाने को कह दिया। बुलाकी ने बाजार में जाकर आवश्यकता की सारी चीजें खरीद लीं, लेकिन जब वह लौटने लगा तो बाजार में एक अजीब दृश्य देखकर थमक खड़ा हो गया। उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है, जो चिंतित नेत्रों से कभी उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। यह दृश्य देखकर बुलाकी का चेहरा खिल उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, आज फंस गए गंगाराम पटेल। जब मैं इस दृश्य को उन्हें जाकर बताऊंगा तो शायद वह इसका उत्तर न दे पाएं। तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म कर वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यही सब सोचता हुआ वह तेजी से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा माजरा बयान किया और अंत में कहा, अब पटेल जी, या तो आप मुझे उन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो प्रातः उठते ही मैं अपने गांव की ओर प्रस्थान कर दूंगा। बुलाकी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, तू भी बुलाकी बस यूं ही है। अरे रात तो होने दे। हारेत के आए हैं, पहले पेट की भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पूर्व तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़ों के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार किए लेता हूँ। रात को जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो बुलाकी ने पटेल का हुक्का भर दिया। गंगाराम पटेल ने हुक्के की नली मुंह से लगा ली, एक दो कश लगाए और बुलाकी से बोले, हाँ तो बुलाकी, अब मैं तेरी शंका का समाधान करता हूँ। ध्यान से सुन। यह नगर जहाँ हम ठहरे हुए हैं, इस नगर के राजा का नाम था अंगद। राजा अंगद घोड़ों का बहुत शौकीन था। एक बार एक मुस्लिम व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए राजा के दरबार में आया। उस व्यापारी का नाम था गुलाम हुसैन। उसके साथ उसकी एक लड़की भी थी, जिसकी उम्र 16 वर्ष के करीब थी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसका नाम था सईदा। सईदा की मां का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वह अपने पिता के साथ ही रहती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जिस भी जगह पर अपने धंधे के सिलसिले में जाता, सईदा भी उसके साथ जाती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जब राजा अंगद के दरबार में घोड़ा खरीदने के विषय में सूचना देने गया तो उस समय उसकी बेटी सईदा भी उसके साथ थी। सईदा का रूप लावण्य देखकर राजा अंगद उस पर मुग्ध हो गया। उसने व्यापारी से सईदा का विवाह उसके साथ करने के लिए आग्रह किया। राजा अंगद यद्यपि पहले से ही विवाहित था, उसकी 2 रानियां थीं, लेकिन उन दोनों से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। दोनों के ही गर्भ से लड़कियां पैदा हुई थीं। राजा अंगद ने व्यापारी गुलाम हुसैन को किसी प्रकार अपने अनुकूल करके सईदा के साथ विवाह कर लिया और सईदा को रहने के लिए उसका अलग महल बनवा दिया। ईश्वर की कृपा से सईदा गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा अंगद की पहली 2 रानियां सोचने लगीं कि यदि सईदा के गर्भ से पुत्र पैदा हो गया तो राजा हमारी बिल्कुल भी कद्र नहीं करेगा। हर विषय में सईदा की ही बात मानी जाती रहेगी। ऐसा विचार कर उन दोनों ने एक दिन अपने एक विश्वस्त ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा, ज्योतिषी महाराज, आपका राजा पर बहुत प्रभाव है।
राजा आपके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों पर बहुत यकीन करता है। यदि आप राजा को अपने विश्वास में लेकर हमारा एक काम कर दें तो हम आपको मालामाल कर देंगी। धन मिलने की बात सुनकर ज्योतिषी की आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। यह देखकर दोनों रानियां समझ गई कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठा है। ज्योतिषी ने उनसे पूछा, हे देवियों, काम क्या है जिसके बदले में आप मुझे मालामाल करने का वचन दे रही हैं? काम यह है कि आप किसी तरह राजा को बहकाकर हमारी सौतन सईदा को महल से बाहर निकलवा दें, अथवा यदि उसकी कोख से कोई पुत्र पैदा हो तो उसे मरवाने की युक्ति करें। काम उलझन भरा था। ज्योतिषी कुछ पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन फिर धन का लालच उस पर हावी हो गया। उसने दोनों रानियों से वादा कर लिया कि वह उनका यह काम जैसे भी बनेगा अवश्य पूरा कर देगा। रानियों को यह वचन देकर ज्योतिषी अपने घर लौट गया। समय का पहिया घूमता रहा। निर्धारित समय पर सईदा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा यह देखकर निहाल हो गया। तभी एक दिन अवसर पाकर ज्योतिषी राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे अपने बेटे का भविष्य जानने को कहा तो ज्योतिषी ने बालक के हाथ, पांव, माथा और पूरे शरीर का निरीक्षण करके राजा से कहा, राजन, आपका यह पुत्र वर्णशंकर है। मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार आगे चलकर यह आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो यह आपको राजगद्दी से पदच्युत करके स्वयं राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में डलवा देगा। राजा अंगद, जो कुछ देर पहले तक पुत्र प्राप्ति से बहुत खुश हो रहा था, ज्योतिषी की यह बात सुनकर सन्न रह गया। उसने शंकालु स्वर में ज्योतिषी से कहा, ज्योतिषी जी, कहीं आपके ज्योतिष के हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत बात नहीं कहता। राजन, ज्योतिषी बोला, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है। आगे जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर ज्योतिषी तो अपने घर चला गया, लेकिन राजा की नींद हराम कर गया। सारी रात राजा अंगद इसी चिंता में डूबा रहा कि वह इस बालक का क्या करे। इसे जीवित रहने दे या इसे मरवा दे। बहुत सोच विचार के बाद अंततः वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि इस बालक को मरवा देना ही श्रेयस्कर है। अगले दिन उसने अपने 2 जल्लाद बुलाए और बच्चे को उन्हें सौंपते हुए कहा, किसी घने जंगल में ले जाकर इस बालक का वध कर दो। पर सावधान, ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। काम सकुशल कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, असफल रहने की स्थिति में तुम दोनों का सिर कटवा दिया जाएगा। दोनों जल्लाद बालक को एक कपड़े में छिपाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक निर्जन स्थान में बालक को जमीन पर रखा। बालक अपनी निश्चल आंखों से उन्हें टुकर टुकर ताकने लगा। बालक की मोहक मुस्कान को देखकर दोनों जल्लादों के मन में दया की भावना प्रस्फुटित हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कहा, मित्र, मैं तो इस बालक को देखकर दया से अभिभूत हो रहा हूँ। मेरे हाथ इसका वध करने के लिए नहीं उठ रहे। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। दूसरा जल्लाद बोला, जरा इसके चेहरे को तो देखो, कैसी निश्चल मुस्कान के साथ अपनी निर्मल आंखों से हमारी ओर ताक रहा है। मेरा मन तो कह रहा है कि अभी इसे उठाकर अपने कलेजे से लगा लूं। कैसा निर्मम पिता है हमारा राजा। अपने कलेजे के टुकड़े के प्रति ऐसा हुक्म देते हुए उसके मन में तनिक भी दया की भावना नहीं उमड़ी। लानत है ऐसे राजा पर। भाई, मैं तो इसके शरीर पर अपना खंजर नहीं चला सकता, पहला जल्लाद बोला। लेकिन राजा का आदेश, उस पर तो अमल करना है, दूसरे जल्लाद ने आशंका व्यक्त की। उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। हम किसी खरगोश को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं।
राजा के पास पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि हमने अपना काम कर दिया है, और यदि राजा ने कोई प्रमाण मांगा तो हम उसे खरगोश की आंखें दिखाकर उसे बता देंगे कि यह है हमारी बात का प्रमाण। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा ही किया। जंगल में एक खरगोश का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर कपड़े में रख लीं। उन्होंने बालक को एक ऐसे स्थान पर लिटाया जहां वह जंगली पशुओं से सुरक्षित रह सके। उसके बाद वे वापस लौट आए और राजा को आकर बता दिया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। प्रमाण के रूप में उन्होंने खरगोश की आंखें भी राजा के सामने पेश कर दीं। राजा यह देखकर संतुष्ट हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर वह आगे बोले, बुलाकी, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कोई नहीं जानता कि किस क्षण वह कौन सी लीला रच दे। बड़े बड़े ऋषिमुनि, ज्ञानी, ध्यानी भी परमेश्वर की लीला को समझने में असमर्थ हैं। उस बालक के लिए भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला रची कि उसका जीवन बच गया। घनघोर जंगल और हिंस्त्र पशुओं के बीच भी वह सुरक्षित रहा। वह कैसे? बुलाकी नाई ने पूछा। कैसे क्या? बस प्रभु की उस पर मेहरबानी हो गई। तूने वह चौपाई तो सुनी है न, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जब वह बालक उस निर्जन स्थान में भूख से व्याकुल होकर रो रहा था, उसी समय एक तेली अपना तेल बेचकर उस स्थान से गुजर रहा था। एक गड्ढे में से किसी बालक के रोने की आवाज उसने सुनी तो वह चौंक गया। वह बालक के पास पहुंचा और उसे ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उस तेली के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तेली और तेलिन उसे ही अपना पुत्र मानकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। तेली ने उस बालक का नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐसा इसलिए कि वह बालक उसे पृथ्वी पर ही पड़ा हुआ मिला था। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। बालक पृथ्वी सिंह अब बालक से बढ़कर किशोर हो गया। यह कहकर गंगाराम पटेल कुछ देर के लिए चुप हो गए। बुलाकी ने समझा कि शायद पटेल को झपकी आ गई है, इसलिए उसने पूछा, आगे क्या हुआ पटेल जो? गंगाराम पटेल ने हुक्के का गहरा कश लगाया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए आगे कहा, आगे हुआ यह कि किशोर होकर उस बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। वह अपने दूसरे साथियों के साथ जब भी खेलता था तो मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर उस पर राजा की तरह बैठ जाता। किसी लड़के को सिपाही बना देता तो किसी को चोर। तब वह राजा की भांति उनका न्याय किया करता था। बुलाकी, आज तू जिस लड़के को चबूतरे पर बैठा देख कर आया है, वह दरअसल राजा का वही लड़का था। और वह आदमी जो बार बार उसके पैर छू रहा था, वह कौन था? उसके समीप खड़ी वह स्त्री कौन थी जो कभी उस लड़के की ओर तो कभी उस आदमी की ओर व्याकुल नेत्रों से देख रही थी? पूछा बुलाकी ने। अब उस आदमी के बारे में भी सुन। गंगाराम पटेल बोले, वह आदमी एक बंजारा था और वह स्त्री उस बंजारे की पत्नी थी। अब तुझे यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि एक बंजारे और उसकी पत्नी को भला उस लड़के से क्या काम? क्यों, है न यही बात? हाँ, सो तो है पटेल जी। तो इस विषय में भी सुन। गंगाराम बोले, एक बार उस बंजारे को किसो आवश्यक काम के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस हुई, किंतु रुपए प्राप्त करने का कोई साधन उसके पास नहीं था। बंजारा रुपए प्राप्त करने की चिंता में एक बार उस स्थान से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। सहसा बंजारे के मन में यह विचार आया कि अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी महाजन के पास गिरवी रख दूं तो मेरी धन की यह तात्कालिक आवश्यकता पूरी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब मेरा काम हो जाएगा और पत्नी को छुड़ाने लायक धन पास में हो जाएगा तो अपनी पत्नी को महाजन से छुड़ा लूंगा। पर तभी उसे यह भी विचार आया कि उसकी पत्नी को गिरवी कौन रखेगा। तभी बंजारे की नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी।
उसे देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि यह लड़का अवश्य ही किसी अच्छे घराने का है, क्यों न इसी से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूं। शायद यह किसी महाजन के यहाँ मेरी पत्नी को गिरवी रखवाकर मेरी धन की समस्या हल करवा दे। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और बड़े विनीत स्वर में उसको अपनी समस्या बताई। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया आ गई। उसने अपने एक परिचित महाजन से बंजारे को मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने पर सहमत हो गया। उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी के तौर पर अपने यहाँ रख लिया और बंजारे को उसकी वांछित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज लेकर दूसरे प्रदेश में चला गया। उन रुपयों से उसने पशुओं का व्यापार किया। वह सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद लेता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में बेच देता। इस तरह उसने खूब धन कमाया। 1 साल के अंतराल के बाद बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। यह सुनकर उस महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बोला, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई। मैंने उसका खूब उपचार भी वैद्य हकीमों से करवाया, फिर भी वह बच न सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहां से लाकर लौटाऊं रहा। यह सुनकर बंजारा बहुत उदास हो गया। फिर वह महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर मरती ही। होनी को कौन टाल सकता है भला। फिर भी आप अपना रुपया तो ले ही लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे नहीं ले सकता। लूं भी तो कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, सेठ ने कहा। बंजारे ने बार बार उससे अपना ऋण ले लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा वहां से चल पड़ा। रास्ते में वह फिर उसी राह से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उससे बता दी। यह सुनकर पृथ्वी सिंह ने बंजारे से कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने तेरी पत्नी को या तो अपने घर में ही कहीं छुपा रखा है या फिर उसने उसे अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी अन्य जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा से प्रार्थना कर कि वह उस सेठ को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिला दे। राजा अंगद एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह निश्चय ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिला देगा। पृथ्वी सिंह का परामर्श मानकर बंजारे ने राजा अंगद के दरबार में अपनी गुहार लगाई और उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी स्त्री को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलवाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे यहाँ गिरवी रखकर गया था? हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सही है, महाजन ने स्वीकार किया। तब तुम इसकी पत्नी को लौटाते क्यों नहीं? तब तुम कसा से अन्नदाता, महाजन बोला। मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 मास पूर्व इसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। कोई गवाह है तुम्हारे पास इस बात का कि इसकी पत्नी मर चुकी है? राजा ने पूछा। जी हाँ अन्नदाता, मेरी इस बात की पुष्टि वह वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था।
वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव श्मशान में फूंक कर आए थे। महाजन ने यह बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कहीं कि राजा अंगद को उस पर विश्वास आ गया। तब उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। बंजारा फिर से पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वह सारी बातें पृथ्वी सिंह को बताई। सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं राजा अंगद को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मेरा परामर्श मानकर तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। बंजारा एक बार पुनः राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ पृथ्वी सिंह ने कहा था उसे कह सुनाया। सुनकर राजा अंगद ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राजदरबार में ले आओ। फिर वैसा ही किया गया। बंजारा जाकर पृथ्वी सिंह को लिवा लाया और राजा ने उसे 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। गद्दी पर आसीन होते ही पृथ्वी सिंह ने महाजन को दरबार में तलब किया और उससे कहा, सेठ जी, आप कहते हैं कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पूर्व मर गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं। मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूं। पृथ्वी सिंह के आदेश पर तब महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से, जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज करने के विषय में कहा था, पूछा, वैद्य जी, आपने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? जी श्रीमान। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इलाज आप सेठ के घर जाकर करते थे या सेठ तुमसे उसके लिए स्वयं आकर दवा ले जाते थे? सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ जी इसकी पत्नी के लिए ले जाते थे या कि किसी और के लिए? हाँ श्रीमंत, यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बहरहाल सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर ले जाते रहे हैं, वैद्य ने कहा। और तुम मरीज को देखे बिना दवाएं देते रहे? यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे। हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। यह सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं श्रीमंत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। नगरवासी मुझ पर धू-धू करने लगेंगे। वह तो अब भी ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या कि मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वह पृथ्वी सिंह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कभी कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रलोभन स्वीकार कर लिया। कुछ भी हो, पृथ्वी सिंह ने कहा, अपराध तो तुमने किया ही। झूठी गवाही के इल्जाम में मैं तुम्हें 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं।
पृथ्वी सिंह के आदेश से प्रहरियों ने तत्काल वैद्य जी को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा, रहम, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर। हाय! मरा! वैद्य के कंठ से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखों से सारा राजदरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा व्यवहार होते देख महाजन और गवाह के तौर पर बुलाए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल उठे जिन्होंने बंजारे की पत्नी को श्मशान में ले जाकर फूंकने की बात कही थी। अब बारी आई उन 4 गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उसे श्मशान में फूंकने के लिए ले गए थे। मरने से पहले मृत शरीर को स्नान कराया है, तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री के मृत शरीर को देखा था? नहीं हुजूर, उस मृतका के शरीर को तो हमने नहीं देखा था। अर्थी जब तैयार हो गई थी तब हमें उसे श्मशान ले जाने को कहा गया था, उन 4 में से एक ने कहा। और तुम ये जाने बगैर कि अर्थों पर किसी मानव का शव है या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति जो बोलने में अशक्त हो, किसी गंभीर बीमारी के कारण जिसकी वाणी चली गई हो, अथवा कोई नशीली वस्तु खिलाकर जिसे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया गया हो, उस जीवित व्यक्ति को ही श्मशान में ले जाकर जला आए। यह तो बेहद संगीन जुर्म है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। भयभीत तो वे 4 पहले से ही थे। मृत्युदंड की बात सुनकर तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया था। पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो हवा निकल गई, अब बताओ, इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने, उसे बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? महाजन का चेहरा भय से जर्द पड़ गया। उसके मुंह से बोल न फूटा। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ, इससे पूर्व कि मैं तुम्हारे लिए 5 साल की कठोर कैद का आदेश सुनाऊं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के भय से महाजन ने तत्काल अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी दरबार में प्रस्तुत कर दी। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उसने उन 4 गवाहों को भी कड़ी सजा दी जिन्होंने बंजारे की पत्नी के मृत शरीर को श्मशान में ले जाकर जलाने की गवाही दी थी। यह सब मात्र 2 घंटे में ही संपन्न हो गया। फिर पृथ्वी सिंह राजा के आसन से नीचे उतर आया और राजा की गद्दी उसे सौंप दी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी, आज तू जिस युवक को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है, वह यही पृथ्वी सिंह नाम का युवक था और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था, वह बंजारा था। समीप खड़ी कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कभी अपने पति और कभी युवक पृथ्वी सिंह को देखती वह स्त्री बंजारे की पत्नी थी। अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया है न? हाँ पटेल जी, बुलाखी बोला, शंका तो नहीं रही, लेकिन एक जिज्ञासा शेष है। कौन सी जिज्ञासा? मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या राजा अंगद को अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि पृथ्वी सिंह दरअसल उसी का बेटा है जिसका लालन पालन एक तेली के घर में हुआ है। शायद ऐसा ही है बुलाखी, क्योंकि यदि राजा अंगद को यह बात मालूम हो गई होती तो युवक पृथ्वी सिंह अब तक राजमहल में होता। राजा शायद उसकी जन्मदात्री मां उस मुस्लिम स्त्री सईदा को भी क्षमा मांगकर महल में ले आया होता, जो बेचारी अपने पिता के पास रहती राजा के वियोग में तड़प रही है। बस अब और ज्यादा पूछताछ करना बंद कर दे, क्योंकि रात काफी हो गई है और मेरी आंखों में नींद भरने लगी है। सुबह उठकर अगली मंजिल के लिए प्रस्थान भी करना है। यह कहकर पटेल ने करवट बदल ली और सोने का उपक्रम करने लगे।
बुलाकी ने भी पटेल जी के पैर दबाने छोड़े और भूमि पर बिछी चादर पर लंबा हो गया। शीघ्र ही दोनों के खर्टी वहां गूंजने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी के 5वें पड़ाव पर बुलाखीराम ने अगले नगर में जो अजीब बात देखी थी, उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाखीराम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वह राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। रात को सोने के समय जब बुलाखीराम ने गंगाराम पटेल से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखी, यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है, रंगपुर। रंगपुर नगर में राजा श्रीपाल का शासन था। राजा श्रीपाल के दो पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थीं, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वह यह समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वही उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्याभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है। राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से यह प्रश्न पूछ लिया, अजय बेटे, यह बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तम उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? अजय चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं। आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन हो समाप्त हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। अजय का उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। फिर उसने विजय से भी यही बात पूछी तो विजय ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो वह सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है, और यदि भाग्य साथ न दे तो वह पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ही मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, विजय, तुम तो बहुत ही कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को। तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर विजय महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार विजय जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी सिंह की दहाड़ सुनी। उसने घबराकर उस दिशा में देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक सिंह लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। यह देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए,
लेकिन जब उसने दोबारा सिंह की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। सिंह की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था। विजय ने फिर उस सिंह की चाल पर गौर किया। सिंह बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ ही नहीं रहा था। यह देखकर तिजय के मन में उस सिंह के प्रति दया के भाव पैदा हो गए। घायल सिंह लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे विजय बैठा हुआ था, और वह याचना भरी निगाहों से विजय की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी मदद करो। झिझकता हुआ विजय तब धीरे धीरे सिंह के निकट पहुंचा। उसने दाएं हाथ से सिंह का सिर सहलाया। सिंह को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। विजय ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो सिंह जमीन पर लेट गया। अब विजय ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। सिंह के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वह पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण सिंह का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। सिंह की ऐसी हालत देखकर विजय नीचे झुका। उसने सिंह का वह घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कांटे को एक झटके से बाहर निकाल लिया। राहत मिली तो सिंह की गुर्राहट बंद हो गई और वह आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक सिंह की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी। ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं। प्राणी कोई भी क्यों न हो, यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वह आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वह हिंसक प्राणी सिंह भी राजकुमार का मित्र बन गया। राजकुमार जहां भी जाता वह भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके भय से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के पास नहीं फटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोले, बुलाखी। अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूं जिसका संबंध इसी कहानी से है। रंगपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है कर्णपुर। कर्णपुर में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी। आथ राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था। परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, आथ वह खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। दैवयोग से एक दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचक्र को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन कर्णपुर का राजा इंद्रद्युम्न अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खींच गईं और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, किंतु जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह विजय अपने सिंह के साथ वहां पहुंच गया। क्षणमात्र में ही राजकुमार विजय सब कुछ समझ गया। उसने अपने सिंह को उस सैनिक पर झपटने का संकेत कर दिया। सिंह विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा। उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया। सिंह के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार विजय ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने सिंह के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा।
यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न स्तब्ध रह गया। विजय ने मंत्री के सीने पर अपनी तलवार अड़ासी रखी थी। आथ राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से छीन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुश्कें कसकर एक ओर को डाल दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न राजकुमार विजय की ओर मुखातिब हुआ। उसने राजकुमार से कहा, बेटा तुम कौन हो और इस सिंह के साथ कैसे रहते हो? राजकुमार विजय ने तब राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजकुमार के द्वारा पूछने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दीं। राजा ने विजय से कहा, बेटे अब सारी चिंता छोड़ दो। मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। आथ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लादकर कर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पीठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे घृणा करने लगे। बुलाखी। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार विजय आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो रंगपुर का हाल। अपने बेटे विजय को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा श्रीपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा श्रीपाल से शत्रुता रखता था। एक दिन उसने अचानक रंगपुर पर आक्रमण कर दिया और बात की बात में नगर पर अधिकार कर लिया। राजा श्रीपाल किसी तरह अपने बेटे अजय के साथ नगर से निकलने में कामयाब हो गए और भागकर इस नगर में आ गए। भागते समय वह साथ तो कुछ लाए नहीं थे, अपना परिचय भी किसी को नहीं देना चाहते थे। आथ वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालने लगे। राज्य छूट जाने का राजा को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह असमय में ही बूढ़ा हो गया और अपनी आयु से दोगुनी उम्र का दिखाई देने लगा। उधर जब राजकुमार विजय को राजा इंद्रद्युम्न के नगर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब अपने नगर लौटकर अपने पिता और अपने भाई का हालचाल जानना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वह राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ राजसी वस्त्रों में रंगपुर की ओर चल दिया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि उसके राज्य पर तो पड़ोसी राजा ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पिता और उसका भाई किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे, पर यह नहीं मालूम हो सका कि यहाँ से पलायन करने के बाद अब वे कहाँ हैं। खैर, कर्णपुर लौटकर राजकुमार विजय अपने पिता और भाई की तलाश में जुट गया। इसी बीच उसने अपनी सेना संगठित कर रंगपुर पर हमला कर दिया और उस राजा को परास्त कर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलाखी। राजकुमार विजय की मेहनत रंग लाई। एक दिन एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंधते हुए उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसका बड़ा भाई अजय भी उसी कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर लगा हुआ था। पिता को पहचानकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसके वृद्ध पिताजी उसे सामने देखकर रोने लगे। राजकुमार विजय बार बार अपने पिता के पांव छूकर उनसे कहने लगा कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें, किंतु पिता बार बार इनकार कर कह देता, नहीं पुत्र, अब मैं अपने काले मुंह को लेकर तेरे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और मुझे पश्चाताप करने दे। तो हे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह उन पिता पुत्र के मिलन का वही दृश्य था। ऐसा कहकर पटेल ने अपनी कहानी का समापन कर दिया। उत्तर मिल जाने पर बुलाखी भी संतुष्ट हो गया।
फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।